एक देश एक टैक्स एक बाजार के तहत आज सुबह से ही आम आदमी से जुड़े सवालों का जवाब तलाशने की हम कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या जीएसटी के आने के बाद महंगाई कम हो जाएगी? सवाल ये, आम आदमी के क्या आएंगे अच्छे दिन? रोजगार क्या मिलेगा ये इससे, या फिर स्थिति बदल जाएगी? मोदी सरकार क्रांतिकारी कदम इसे क्यों बता रही है? इन्हीं तमाम सवालों का सामना करने के लिए अब हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनघड़िया साहब, जोरदार तालियों के साथ मैं मंच पर आपको आमंत्रित करना चाहूंगी सर। और उनके साथ इस सत्र को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी शिशिर सिन्हा। नमस्कार। हमारे साथ जो खास मेहमान हैं, इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये सरकार के थिंक टैंक को कमान करते हैं। यानी कि सरकार जो सोचती है उस पर कैसे अमल करना है, उसे कैसे आगे बढ़ाना है, उसके भविष्य की रूपरेखा क्या होगी, उसकी दशा दिशा काफी हद तक इन्हीं से तय होती है। बहुत बहुत स्वागत है अरविंद पनघड़िया साहब आपका। मैं यहाँ कर बहुत खुश हूँ। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि जीएसटी को लेकर के बहुत डर है, क्यों सर? नहीं, ये कई बार जो कोई नई चीज जब भी आती है तो हमारा एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है कि इस नए से क्या होने वाला है जी। पर इसमें डर वाली कोई बात नहीं है। जैसे टैक्स पहले लगा करता था वैसे ही टैक्स अभी भी लगेगा। अब बल्कि ये है कि लॉन्ग रन के हिसाब से ये काफी सिंप्लीफाइड टैक्स सिस्टम हो जाएगा। सर, हम एक ऐसे समय में बात कर रहे हैं जब देश भर में छोटे व्यापारी, छोटे कारोबारी सड़कों पर हैं। क्या ऐसा है कि सरकार उनके साथ संवाद सही तरीके से नहीं कर पाई जिसकी वजह से वो सड़कों पे आ गए? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें संवाद सरकार की तरफ से काफी चल रहा है, पर इसकी प्रक्रिया में भी बहुत समय लगा। जो सारा इसका जो है इसके लिए सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ा, उसके बाद लेजिस्लेशन लाना पड़ा। इसमें जो है कदम इतने उठाने थे इसको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए। आप जैसे जानते हैं कि सारी जीएसटी काउंसिल है जिसमें सारे देश के 29 जो राज्य हैं उनके वित्त मंत्री और देश के वित्त मंत्री सबकी मिलकर काउंसिल है, उसको कई सारे निर्णय लेने पड़े। तो ये जो है ये रिफॉर्म बहुत बड़ा रिफॉर्म है। बहुत ज़्यादा कदम इसमें उठाने पड़े 1 जुलाई तक पहुंचने के लिए। तो इसलिए अब जब वहां पहुंचे हैं तो अब संवाद भी चल रहा है, क्योंकि निर्णय जो है 2 हफ्ते पहले 3 हफ्ते पहले इस तरीके से हुए हैं कि क्या क्या टैक्स के जो हैं स्लैब्स होंगे, उन स्लैब्स में किन कमोडिटीज पे क्या क्या टैक्स लगेगा। तो अब हम वहां पहुंच गए हैं करीब करीब। तो सरकार की प्रक्रिया चल रही है और ये चलती रहेगी। तो आने वाले कई हफ्तों में, महीनों में सरकार की तरफ से जो है इस तरीके के संवाद जो है सबसे जारी रहेंगे, चलते रहेंगे। सर, एक बात कही जा रही है कि ये जो पूरी नई व्यवस्था है इसको सेटल होने में, स्थिर होने में हमें 6 से 9 महीने का वक्त लग सकता है। और खुद वित्त मंत्री अरुण जेटली कह चुके हैं कि शुरुआती दौर में कुछ चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ेगा। वो क्या क्या चुनौती हो सकती है? तो नहीं, इसमें सभी की तरफ से चुनौतियां हैं, क्योंकि सबसे पहले तो लीगल चुनौतियां थी, उनको पूरा करना था। अब आप जैसे जानते हैं अभी जम्मू एंड कश्मीर का अभी भी जो है लेजिस्लेशन पास नहीं हो पाया है। तो एक तो ये चुनौतियां जो काफ़ी कुछ ओवरकम की जा चुकी हैं, पर आने वाले समय में भी जैसे सारे जो व्यापारी हैं जो ये एंटिसिपेट करते हैं कि उनका टर्नओवर 20 लाख रुपए से ज़्यादा होगा, तो उनको जीएसटीएन यानी कि जीएसटी नेटवर्क पर रजिस्टर करना है। तो ये व्यापारियों के लिए बड़ी चुनौती है। सरकार को जो है जीएसटीएन सिस्टम को बहुत अच्छी तरह से चल सके, तो टेक्नोलॉजिकली जो है सरकार के लिए भी ये चुनौती है। और क्योंकि ये इस सिस्टम पे जो करोड़ों व्यापारी रजिस्टर करेंगे, उनके जो सारे ट्रांजैक्शन होंगे, आप ये सोचिए कि देश में इतने सारे ट्रांजैक्शन जो हैं होते हैं, उन सारे ट्रांजैक्शंस को रजिस्टर करना, मैचिंग करना, ये सारा जो है टेक्नोलॉजिकल चुनौती भी है। तो सभी को, उनको भी चुनौती है। तो ये हर दृष्टि से चुनौती है। और ये भी मान के देखिए आप कि इतना बड़ा जो है टैक्स का परिवर्तन एक स्टेप में आज तक कभी नहीं हुआ। तो ये पहली बार जो है हम इतना बड़ा चेंज ला रहे हैं, तो इसकी चुनौती निश्चित रूप से सभी को है। और इसी वजह से शायद आपने जो पहला सवाल पूछा था, इसी वजह से शायद जो है लोगों के मन में शंकाएं हैं। पर मैं समझता हूं कि ये धीरे धीरे सब लोगों को पता लगेगा कि
अगले 6 महीने से 8 महीने के बाद हम सब ये महसूस करेंगे कि ये बहुत अच्छा परिवर्तन हो गया है। सर, आपने जीएसटीएन की बात की। जीएसटीएन में एक मुद्दा ये भी आया था कि उसके जो सॉफ्टवेयर की रीटेस्टिंग होनी है, जो जिसको हम लोग एक तरीके से कहें कि पुख्ता हो जाए कि वो सॉफ्टवेयर सही तरीके से काम कर रहा है, वो शायद नहीं हो पाया। कोई डर नहीं है इसको लेके? नहीं, देखिए, जैसा मैंने कहा, इतना बड़ा इसका जो है रिफॉर्म है, तो इसके इम्प्लीमेंटेशन जो है ओवरनाइट पूरा नहीं हो पाएगा, पर जैसे जैसे हम चलेंगे, व्यापारी खुद इसको लर्न करेंगे, गवर्नमेंट का सिस्टम भी लर्न करेगा, तो सभी दृष्टिकोणों से, सभी तरफ से इस बारे में लर्निंग की ज़रूरत पड़ेगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं इसमें कोई मुश्किल नहीं समझता, क्योंकि हमने जो है, आफ्टर ऑल आप देखिए कि जो आधार का डेटाबेस है वही बहुत बड़ा है। हर इंसान के जो है, हम जो है इसमें 100 करोड़ से भी ज़्यादा, 113 करोड़ कुल मिलाकर जो हैं लोगों के पूरे 10 हाथ की जो उंगलियां और अंगूठा मिलाकर हैं, और आंख का रेटिना है दोनों का, उन सबका इंप्रेशन, ये बहुत बड़ा डेटाबेस है, ये कोई मामूली बात नहीं है, पर ये हम कर पाए हैं। तो हमारी टेक्नोलॉजी अब काफ़ी आगे बढ़ी है, और जिन लोगों ने आधार डेटाबेस को बनाने में मदद की थी, वही लोग जीएसटीएन में भी इन्वॉल्व हैं। तो मैं समझता हूँ कि टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी हम में है, पर इसमें थोड़ी लर्निंग की ज़रूरत पड़ेगी सभी तरफ। तो ये लर्निंग अगले 3-4 महीने में चलेगी। सर, हमने एक व्यापक तस्वीर हमने अभी तक बातचीत की। अब मैं व्यक्तिगत तौर पे आ जाऊं। सर, मेरे लिए अगर मैं कहूं तो जीएसटी मेरी ज़िंदगी में क्या बदलाव लाएगा? एक तो मैंने कहा कि इसमें ये इसका बदलाव जो है, ये डायरेक्टली आपको शायद कम लगे, क्योंकि शायद आप जीएसटीएन सिर्फ जब सामान खरीदेंगे, के नाते मैं जैसे उपभोक्ता के नाते जब आप सामान खरीदेंगे, तो एक तो ये है कि कीमतों पर कुछ असर पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि कुछ काफ़ी सारी कीमतें गिरेंगी, कुछ बढ़ भी सकती हैं, पर कुल मिलाकर मैं समझता हूँ कि उपभोक्ता के लिहाज से टोटल इन्फ्लेशन अगर हम जिसको कहते हैं, उसको देखें तो कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है। एक्चुअली कुछ पड़ा तो बल्कि कम ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। चलिए, मैं सर यहाँ पर 2 मुद्दे लाना चाहूँगा। जो जीएसटी जब लागू हुआ, 2 देशों की बात करूँ, मलेशिया और कनाडा की, वहाँ पर जीएसटी लाने के बाद महंगाई दर बढ़ गई। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों ही जगहों पर जो सरकार जीएसटी लेकर के आई, वो वापस नहीं आ पाई। ये 2 बातों को आप जवाब क्या देंगे? नहीं, इसमें जो है इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया गया, जीएसटी का स्ट्रक्चर क्या था, ये सब बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसमें हमने जो है, हमने ये किया है कि कम से कम 4 स्लैब्स जो हैं बड़े रखे हैं हमने इसमें, 5, 12, 18 और 26। तो इसकी वजह से जो है, हम किसी भी स्पेसिफिक कमोडिटी पर टैक्स को हमें बहुत ज़्यादा बढ़ाना या घटाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिस वस्तु पर जो टैक्स पहले था, उसके जो नियरेस्ट स्लैब है, उसमें ज़्यादातर कमोडिटीज़ को हम ले आए। तो इसलिए जो प्राइसिंग का जो डिस्टर्बेंस हो सकता है, वो मिनिमल है। तो अगर किसी पे 14% पहले था, तो उसको 12 में ले आओ आप। किसी पे अगर 10 था तो वो 12 में जाएगा, तो कुछ पे थोड़ा बढ़ गया, कुछ पे थोड़ा घट गया, ओवरऑल इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो है 4 स्लैब होने का ये एक बड़ा अच्छा फायदा है। लेकिन सर, एक समस्या आती है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज इस सेंस में कि हम कहते हैं कि एक देश एक टैक्स, पता चलता है कि 5 रेट है, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। उसके बाद कहते हैं कि 15% आपको सेस भी देना है, जो हम लोग इकोनॉमिक्स की भाषा में जिसको हम लोग डिमेरिट गुड्स कहते हैं। तो ये सारे इतने जब टैक्स के रेट आ जाते हैं, तो एक देश एक टैक्स वाला सिद्धांत कहाँ लागू हो पाता है? नहीं, ये ऐसा है, इसको जब हम कहते हैं कि एक देश एक टैक्स, इसमें हम ये कह रहे हैं कि जो भी एक वस्तु है, मान लीजिए आपकी शर्ट है, मेरे जूते हैं, तो कोई भी एक वस्तु आप लेकर देखिए, उस पर चाहे आप प्रोडक्ट आप खरीदें, चाहे दिल्ली में खरीदें, चाहे बम्बई में, चाहे हैदराबाद में, कहीं भी खरीदिए, टैक्स एक ही लगेगा। तो एक देश एक टैक्स का मतलब ये है कि एक कोई भी वस्तु जो आप खरीद रहे हैं, जिसको कि इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष टैक्स जिसको कहते हैं, वो टैक्स एक ही रेट पर, एक ही दर पर लगेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हर वस्तु पर एक ही टैक्स लगेगा। यानी कि सीधे सीधे कहें तो मर्सिडीज और हवाई चप्पल पे एक टैक्स लगने की बात नहीं सोचनी चाहिए। बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत सर। लेकिन एक मुद्दा यहाँ पे सर्विसेज को लेकर के, सेवाओं को लेकर के, जैसे मेरे लिए जो एक चिंता का विषय कि मेरा मोबाइल बिल बढ़ जाएगा,
क्योंकि 15% पे पहले देता था, अब 18% देना है। ज़्यादातर सर्विसेज, चाहे वो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करूं जिसमें इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, वहां पर भी आपका जो जीएसटी का रेट है वो सर्विस टैक्स से ज़्यादा हो गया है। ये कोई विसंगति तो नहीं है आपकी नज़र में? नहीं, मैंने जैसा कहा आपको कि इसमें जो है जो भी नियरेस्ट स्लैब्स थे उसमें लाने की कोशिश की गई है। तो आप जो है सिर्फ मुझे वो उदाहरण दे रहे हैं जिनमें आपका टैक्स बढ़ रहा है। सर मेरी चिंता उस बात की है, क्योंकि जो जहां घट रहा है वो तो ठीक है सर, हो जाएगा। एक आम मानसिकता की मैं बात कर रहा हूँ, जो घट गया तो घट गया। नहीं, आपकी कुल मिलाकर आपको ये देखना है कि आपकी जो परचेजिंग पावर है, आपकी जो सालाना या मानसिक जो मासिक आय है, उसकी वैल्यू रियल टर्म से बढ़ी है या घटी है। तो मैं समझता हूँ कि कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है। सर एक बात ये भी है कि सरकार भी ये समझाने की बार बार कोशिश कर रही है कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा मिलता है, और मोबाइल सर्विसेज की बात करें, चाहे फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें जिसमें बैंकिंग और इंश्योरेंस है, वहां पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा जो है वो ग्राहकों को देना चाहिए। टेलीकॉम कंपनीज हों चाहे फाइनेंशियल कंपनीज हों, वो अभी इस बात से सहमत नहीं हो पाई हैं। उनकी परेशानी क्या है? नहीं, तो इसमें धीरे धीरे हम कंसेंसस होगी। तो अभी भी ऐसा मत मानिए कि सभी कुछ जो है एक ही रिफॉर्म में पूरा हो गया है। तो आगे चलकर इसका हम असेसमेंट करेंगे कि क्या परिवर्तन और लाने चाहिए जिसमें इसमें इम्प्रूवमेंट हो। पर अभी जो है इस रिफॉर्म को हमें शुरू करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सालों से इसको लाने की प्रक्रिया चल रही थी। अब फाइनली अगर हम आ गए हैं उस जगह तो शुरू करें, फिर धीरे धीरे, क्योंकि कोई भी रिफॉर्म आप चाहे 1991 के रिफॉर्म्स ले लें, आप लाइसेंसिंग के हुए या फॉरेन इन्वेस्टमेंट को खोलने के हुए, कोई भी रिफॉर्म एक कदम में नहीं हो पाता है, और खासतौर से डेमोक्रेसी में कंसेंसस बिल्डअप करनी पड़ती है। तो धीरे धीरे इसमें जो है और सुधार किए जाएंगे आने वाले समय। सर एक और मुद्दा, चूंकि आप एक कमेटी को हेड कर रहे हैं जो इस बात को बता रही है, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री ने एक समिति बनाई है इनकी अध्यक्षता में, जिनकी जिम्मेदारी यह है कि नौकरियों की सही संख्या क्या है वो इसका पता कर लें। सर जीएसटी को लेकर के एक सवाल ये भी उठता है कि क्या देश में नौकरियों के नए मौके बनेंगे? एक अनुमान लगाया गया कि लगभग 1 लाख नई नौकरियां तुरंत बनेंगे, तुरंत उसके मौके बनेंगे। आप कितने सहमत हैं इस बात से? नहीं, इसमें नंबर क्या होगा ये तो गिनती कर ही पता चल सकता है, लेकिन इसका जो है अर्थव्यवस्था पर कुल मिलाकर बहुत ही बड़ा असर होने वाला है। क्योंकि इसमें एक तो क्या है कि पुराने टैक्स सिस्टम में मैन्युफैक्चरिंग डिस्करेज होती थी, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी थी मैन्युफैक्चरिंग में, जैसे आपने मशीन खरीदी तो उस पर जो है रिबेट नहीं हुआ करती थी। पर अब जीएसटी के तहत जो है ये सारे जो इन्वेस्टमेंट्स किए जाते हैं उनमें जब ये रिबेट वगैरह मिलने लगेगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। तो अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ता है मैन्युफैक्चरिंग में तो मैन्युफैक्चरिंग के जॉब्स भी बढ़ेंगे। 1 लाख का जो आप जो एस्टिमेट शायद दे रहे हैं तुरंत वो शायद उसको लेकर है कि ये टैक्स सिस्टम इटसेल्फ जो है इसको जैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो ये नया सिस्टम होने की वजह से इसके लिए जॉब्स, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जॉब्स क्रिएट होंगे। तो शायद ये 1 लाख का नंबर वही है। सर एक जब शुरू की बात आई थी जीएसटी को लेकर के तो आंकड़ा दिया गया कि हमारी विकास दर 1.5 से 2% बढ़ सकती है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने कहा कि 4.5% तक हमारी विकास दर बढ़ सकती है। आप एक अर्थशास्त्री हैं, आपका आंकलन क्या है? नहीं, इसमें मुझे लगता है थोड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि जो एस्टिमेट्स मैंने देखे हैं, जो आप 2% वाला, 1.5-2% वाला कह रहे हैं और 4-4.5% वाला कह रहे हैं, उसमें एस्टिमेट ये है कि जीडीपी इटसेल्फ जो है, लेवल ऑफ जीडीपी वो 2% बढ़ सकता है या फेड रिजर्व के अनुसार 4.5% बढ़ सकता है। वो वृद्धि दर की बात नहीं है, वृद्धि दर का मामला दूसरा है। वृद्धि दर अगर बढ़ती है तो हर साल जो है ये एडिशन जीडीपी में होगा जब तक वृद्धि दर बढ़ती है। तो मेरा ये मानना है कि असल में अगर वृद्धि दर 0.5% भी बढ़ती है इसकी वजह से, जो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से होगा, तो 0.5% ग्रोथ बढ़ने का असर ये हुआ आपका कि हर साल आपकी अगर ग्रोथ रेट 7.5% थी मान लीजिए तो वो 8% हो जाती है। तो ये 0.5% ऐड होकर अगर 10-15 साल तक चलता है तो इसका असर कुल मिलाकर करेंगे आप तो 10 साल के ऊपर कम से कम 5%, अगर कंपाउंडिंग नहीं करते हैं आप तो भी 5% वो बन जाता है। 15 साल अगर है तो 7.5% बन जाता है। तो इसका जो है ग्रोथ रेट पर अगर असर होता है तो
इनफैक्ट जीडीपी बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगा, ये 2% या 4.5% के जो एस्टिमेट्स हैं ये भी आपको कम लगेंगे। सर लेकिन एक समस्या ये आती है कि हम विकास दर की बढ़ोतरी की बात करते हैं, मेरी जेब पे उससे क्या असर पड़ता है? नहीं, आपकी जेब में तनख्वाह ज़्यादा आएगी ना। अगर समझना चाह रहा हूँ कितना आएगा सर? 0.5% अगर हमारा जीडीपी ग्रोथ होता है तो हमारी तनख्वाह कितनी बढ़ेगी? हाँ, नहीं तो इसमें अगर 0.5% भी एक्स्ट्रा होता है तो इसका सारे देश का जीडीपी 0.5% बढ़ता है। और ये रिमेंबर, मैं ये कह रहा हूँ कि 0.5% अगर 10 से 15 साल तक बढ़ता है तो आपकी अगर पहले तनख्वाह मान लीजिए, अगर डिस्ट्रीब्यूशन इवन है तो पहले अगर आपकी तनख्वाह जो है 8% प्रति वर्ष बढ़ रही थी तो वो 8.5% बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो इसको अगर बेस आपका है सैलरी का, अगर आप देखें किसी का 10 लाख का अगर बेस है तो 0.5% 10 लाख का 50,000 रुपये हो जाता है। ये तो बड़ी अच्छी आपने खबर सुनाई सर ना, वरना तो हमें से ज्यादातर जो सैलरीड लोग हैं वो इसी चिंता में डूबे हुए हैं कि अप्रेजल जो है पिछले साल 2 साल जो है वो अच्छे नहीं हुए, और ये कहा गया कि अर्थव्यवस्था में वो स्थिति अभी नहीं बनी है कि अप्रेजल किया जाए। खैर आपकी बात से अगर मैं भरोसा करूं तो शायद हमारी भी तनख्वाह बढ़ेगी और मुझे ज़्यादा खुशी होगी। एक सर मुद्दा यहाँ पर जम्मू कश्मीर को लेकर के मैं खास तौर पे उठाना चाहूँगा। देश में हमारे 29 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर विधानसभाएं हैं, उनमें से 30 ने जो SGST है, जो स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के जो लॉ हैं, वो या तो पास कर दिए हैं या ऑर्डिनेंस उन्होंने इशू किया है। जम्मू कश्मीर इकलौता राज्य है जिसने अभी तक ऐसा नहीं किया है। एक आशंका यह है कि जो राज्य ऐसा नहीं करता है वहां पर सामान के दाम कम से कम 8% तक बढ़ जाएंगे। आपका क्या आकलन है? नहीं, इसमें मैं समझता हूं कि अब सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर ही बचे हैं, तो इसके लिए भी वित्त मंत्री ने काफ़ी गुजारिश की है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री से कि इसको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। तो मैं समझता हूं कि ये कुछ ही समय में जम्मू एंड कश्मीर भी इसमें आ जाएंगे, वरना ये आपका जो कहना है कि क्या कीमत बढ़ सकती है, तो इसमें एक अभी जो सिस्टम है उसके हिसाब से तो कीमतें बढ़ सकती हैं। और व्यापारियों का भी नुकसान है क्योंकि वो चेन में नहीं है। नहीं। तो क्योंकि जम्मू कश्मीर का मैंने इसलिए जिक्र किया कि वो हैंडीक्राफ्ट के मामले में वो अच्छे एक्सपोर्टर हैं, कारपेट के मामले में अच्छे एक्सपोर्टर हैं, और वहाँ पर जब उनके दाम बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनकी जो कॉम्पिटिटिव पावर है, मुकाबला करने की जो ताकत है, उसके ऊपर असर पड़ेगा। नहीं, वो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि राज्य जो हैं, जो अब तो एक ही बचे हैं खैर, जो इसलिए उस राज्य को भी ये कानून पास कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है राज्य के जो सिटीजन्स हैं उन्हीं का नुकसान होगा थोड़ा। तो मैं समझता हूँ कि इसको हमें राज्य निश्चित रूप से इस लॉ को जल्दी पास कर देगा और परेशानी नहीं कोई परेशानी नहीं होगी। सर एक मुद्दा परेशानी की ही बात चली है तो किसानों को लेकर के है। किसान की आज की समस्या ये है कि जितनी लागत है उसके हिसाब से उसको कीमत नहीं मिल पाती है। जीएसटी लागू होने के बाद उसको खाद पे 12% के हिसाब से जीएसटी देना है, बीज पे जीएसटी की दर 0 है। लेकिन किसान को हम एक उत्पादक नहीं मानते हैं, कंपनी की तरह उत्पादक नहीं मानते हैं जिसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिले, यानी कि उसके लिए कीमत जो बढ़ी, जो लागत बढ़ी, उसका वो हिस्सा जो टैक्स के रूप में पहले ही चुकाया जा चुका है वो उसको वापस नहीं मिल पाया है। इस समस्या का कोई समाधान है? नहीं, इसको जैसे मैंने कहा था आपको कि ये सारे सिस्टम को हमें अगले 6 महीने से 1 साल के अंदर रीअसेस थोड़ा किया जाएगा, करना होगा कि इसमें क्या क्या अगर खामियां कुछ रह गई हैं तो उनको हम ठीक करें। तो जैसा आप इनपुट टैक्स की बात कर रहे हैं किसान के लिए, वो मैं समझता हूँ कि जो इकोनॉमिक एनालिसिस है उसके हिसाब से ये एक सही है कि जनरली जीएसटी में हम जो है जिस स्टेज पर अगर कोई टैक्स दिया गया है, इनपुट टैक्स अगर दिया गया है तो उस पर रिबेट दी जाती है। तो अभी शायद एक रेवेन्यू का भी स्टेबलाइजेशन का इशू सरकार के सामने है कि इस नए सिस्टम में, क्योंकि आपको पता ही है कि राज्यों में अगर रेवेन्यू कमी होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरी करनी है। तो इसलिए शायद थोड़ा सा रेवेन्यू के लिहाज से भी सेंट्रल गवर्नमेंट को ये केयरफुल होकर चलना था कि रेवेन्यू शॉर्टफॉल ना हो, इतना रेवेन्यू आ जाए कि जिन जिन स्टेट्स में रेवेन्यू गिरता है, कम होता है, तो उनको कॉम्पनसेट किया जा सके। पर मैं समझता हूँ कि वंस ये रेवेन्यू की सिचुएशन अच्छी तरह पता चल जाए अगले 6 महीने से 1 साल के बाद, तो इसको फिर रीअसेस हमें करना चाहिए, क्योंकि मैं इस बात से सहमत हूँ कि इनपुट टैक्स रिबेट हमें हर स्थिति पर देनी चाहिए। तो यानी कि आपने खाद वाले का कहा, तो आगे चलकर हमें इसको शायद सुधार करना होगा
कि जो इनपुट टैक्स लगता है खाद पर उसको रिबेट किया जाए आगे चलकर। पर अभी शायद रेवेन्यू की स्थिति ऐसी नहीं है कि जहां आगे का टैक्स कलेक्ट नहीं किया जा रहा, किसानों से कोई जब वो अपना सामान बेचते हैं तो कोई टैक्स कलेक्ट नहीं किया जा रहा, तो फिर रिबेट देना थोड़ा रेवेन्यू लॉस के लिहाज से एक दिक्कत की बात आ सकती है। चलिए डॉक्टर पंडित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप आए और हमारे सवालों के हमने वो सवाल उठाए जो आम जनता, आम व्यापारी, कारोबारी से जुड़े हुए हैं, और हमें उम्मीद है कि आपने जो बातें कही हैं उससे काफ़ी हद तक भ्रम दूर हुआ होगा और डर की भी स्थिति दूर हुई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज़ के इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।